नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशिता आनंद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज वर्चुअल माध्यम से एम्स देवघर में ओपीडी तथा रात्रि विश्राम गृह सुविधा का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद निशिकांत दुबे और समीर उरांव, साथ ही कई अन्य विधायक संग कई लोग मौजूद थे। देवघर में बने नए एम्स में ओपीडी सेवा की शुरुआत वर्चुअल तरीके से मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एम्स से इस क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही दूर दराज के क्षेत्र से इलाज कराने आए लोगों को रात्रि विश्राम गृह में ठहरने की सुविधा भी मिलेगी। मेरे लिए यह अपार प्रसन्नता का अवसर है कि बाबा वैद्यनाथ की धरती देवघर के एम्स की ओपीडी सेवाओं के शुभारंभ करने का अवसर आज मुझे मिल रहा है। एक तरफ ओपीडी सेवाओं की शुरुआत से लोगों को देवघर में ही बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी मिल पाएगी, लोग अपना इलाज करा पाएंगे, तो दूसरी तरफ नाइट सेंटर दूर दराज के गांव से यहाँ इलाज कराने वाले लोगों को ठहरने का आश्रय देगा। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि यह एम्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने यहां शुरू होने वाली सेवाओं की जानकारी दी। एम्स देवघर के बाद पूरी क्षमता के साथ कार्यशील हो जाने पर स्पेशलिटी विभागों की संख्या बढ़कर 18 और सुपर स्पेशलिटी विभागों की संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि देवघर का एम्स पूरे इलाके और झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और एमबीबीएस की भी पठन पाठन की व्यवस्था हो रही है और आगे ये एक एम्स जो है इस झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। कार्यक्रम के दौरान सांसद समीर उरांव ने कहा कि देवघर एम्स में ओपीडी सेवा शुरू होने झारखंड और पड़ोसी राज्य के लोगों को भी फायदा होगा। का जो है उद्घाटन हो रहा है, वास्तव में इस क्षेत्र में, इस राज्य में और पड़ोस के राज्यों में भी के लिए भी यह जो स्वास्थ्य सेवाएं एम्स देवघर का यह ओपीडी सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। मरीजों के लिए यहां रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने को लेकर भी एमओयू किया गया है ताकि हर किसी को इलाज और दवा आसानी से मिल सके। संथाल परगना के वासियों को आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। देवघर के देवीपुर स्थित देवघर एम्स के ओपीडी के उद्घाटन के मौके पर परिसर में पर्यटन, कला, खेलकूद और अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, देवघर के विधायक नारायण दास समेत अन्य लोग मौजूद थे। ऑनलाइन उद्घाटन के मौके पर देवघर एम्स में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के रूप में पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवघर एम्स न सिर्फ देवघर बल्कि संथाल परगना और झारखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को अब दूर दराज जगहों पर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और संथाल परगना और इर्द गिर्द बिहार के लिए बहुत बड़ा सौगात है ये। और हम लोग की तरफ से जो भी सहयोग राज्य सरकार की तरफ से एम्स को चाहिए, हम लोग करने के लिए तैयार। वहीं परिसर में मौजूद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मेरे लिए ये भावुक क्षण है। उन्होंने कहा
मैंने अपनी बहन को इलाज के अभाव में खोया है, लिहाजा मेरे सांसद बनने का मकसद है देवघर में एम्स को स्थापित करना, ताकि सभी को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। लाखों लोग जो इलाज के बिना डेथ हो जाती है, उनको एक फायदा होगा। और देखा होगा आपने, मैंने मन से भी कहा कि सभी लोगों के लिए एम्स जो है वो कोई राजनीति का विषय होगा, कोई स्वास्थ्य का विषय होगा। मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल है कि मैंने 22 साल की अपनी छोटी बहन को जो है इलाज के बिना खोया है, और मेरा एमपी बनने का जो मुख्य मकसद था कि आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना। देवघर विधायक नारायण दास ने भी एम्स ओपीडी चालू होने पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। मौके पर एम्स के डायरेक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने कहा कि फिलहाल यहां पर परामर्श की सुविधा बहाल की गई है। धीरे धीरे सभी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और दिल्ली एम्स की तर्ज पर सारी सुविधाएं बहाल हो जाएंगी। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं देवघर एम्स की खासियत पर। देवघर एम्स ईस्टर्न इंडिया का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। एम्स देवघर के डायरेक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि यहां फिलहाल ओपीडी सेवा शुरू हुई है, जहां 12 विभाग काम करेंगे। 30 रुपए में मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इतना ही नहीं, ओपीडी में 40 कमरों का वेटिंग हॉल भी बनाया गया है। जो एक परामर्श ओपीडी की तरह कल से सुबह से शुरू हो जाएंगी। हम लोगों ने आपको डॉक्टरों के बैठने का रोस्टर ऑलरेडी कल दिया हुआ है और कुछ अखबारों में मैंने आज देखा भी है, तो वह हमारे डॉक्टर रोज बैठेंगे। 13 विषयों के चिकित्सक रोज बैठेंगे। सैटरडे को थोड़ा सा समय कम होगा, लेकिन बाकी 5 दिन 8:30 से 10:30 बजे तक पंजीकरण होगा। इस एम्स में 700 बिस्तरों का अस्पताल होगा। साथ ही साथ 100 बेड का आयुष अस्पताल भी चलेगा। संस्थान में 100 सीट वाला नर्सिंग कॉलेज और 100 से 150 सीट वाला मेडिकल कॉलेज चलेगा, जिससे छात्रों को काफी फायदा होगा। आगे हम लोग कैशलेस की पद्धति, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विचार है कि कैशलेस होना चाहिए हर जगह, तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने एग्री उसको बात की हुई है कि हम सारा प्रोसीजर कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर पूरा कैशलेस प्रोसीजर है शुरू कर दिया जाए। हमारे पास 237 एकड़ में फैले देवघर एम्स के निर्माण में करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस अस्पताल के बनने से संथाल परगना के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल के लोगों को भी फायदा होगा। देश में अब तक 50 करोड़ 93 लाख से अधिक कोरोना सैंपल की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 25,467 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 39,486 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना की जांच का सिलसिला भी तेजी से जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में 16,47,526 सैंपल टेस्ट किए गए। इस तरह देश में कुल 50 करोड़ 93 लाख 91,792 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने से बड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 18 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से रांची में सबसे अधिक 12 मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 30 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 165 रह गई है। अमेरिका के यूएस FDA ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को पूर्ण मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन अब 16 साल से अधिक उम्र वालों को लगाई जाएगी। इसका इस्तेमाल 12 से 15 वर्ष तक के युवाओं के लिए भी आपात स्थिति में किया जा सकता है। इमरजेंसी में इस्तेमाल हो सकेगी। वहीं कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए इसका इमरजेंसी में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अमेरिका में दिसंबर महीने से फाइजर वैक्सीन का आपात उपयोग शुरू हुआ था और तब से अब तक देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 58 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 63,85,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। कि
63,85,298 खुराकें लगाई गई। अब देश में कुल टीकाकरण का आंकड़ा 58,89,97,805 हो गया है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,58,255 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। इनमें से 1,17,313 को पहला डोज जबकि 40,942 को दूसरा डोज दिया गया। प्रारंभिक दौर में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रति लोगों में संशय की स्थिति थी, लेकिन इन दिनों टीकाकरण के लिए केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। नगड़ी प्रखंड के नोडल पदाधिकारी नूतन कुमारी का मानना है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी जागरूकता आई है। इतने अवेयर हो गए हैं आज की, अब वैक्सीन के लिए लोग लाइनों में लग के वैक्सीन ले रहे हैं और उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास आ गया है कि कोरोना का बचाव सिर्फ वैक्सीन से ही हो सकता है। पूर्णतः लगभग अब खत्म होने के कगार पे है, लेकिन भी अभी भी भीड़ बहुत रहती है और हम लोग लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कोरोना वैक्सीन स्लॉट अब व्हाट्सएप के जरिए भी बुक किया जा सकता है, जिससे आम लोगों को कोरोना वैक्सीन का स्लॉट बुक कराना अब एकदम आसान हो गया है। उन्होंने बताया कि बुक स्लॉट लिखकर 919013151515 नंबर पर व्हाट्सएप कर OTP वेरीफाई करना पड़ेगा, जिसके बाद स्लॉट बुक करने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। कोडरमा के अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत को लेकर समीक्षा बैठक की और अस्पताल प्रबंधकों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिले, इसके लिए सेवा भाव से काम करने की जरूरत है। उन्होंने अस्पतालों को बेड की संख्या, एम्बुलेंस की सुविधा सहित बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने और चिकित्सकीय उपकरण सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इस मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शरद सहित कई अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय के निर्माण से यहां के स्थानीय छात्रों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त होगी। इससे पहले राज्य के चाईबासा और सरायकेला जिले में एकलव्य विद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखी जा चुकी है। आज चान्होर प्रखंड के सिलागाई में विद्यालय के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित समारोह को श्री मुंडा संबोधित कर रहे थे। श्री मुंडा ने कहा कि एकलव्य विद्यालय का उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्र के छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया है, उसमें सभी भाषाओं को महत्व मिले इसका ध्यान रखा है और सभी राज्यों के साथ बात हो रही है कि अपने अपने राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर उन बातों का ध्यान रखें कि जो वहाँ की क्षेत्रीय स्थानीय भाषाएं हैं उसकी भी साथ ही साथ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बंधु तिर्की ने स्थानीय लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के विरोध करने से विद्यालय का निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होगा। जो लोग वहाँ पर जमा हुए थे उन लोगों को बेचारा लोगों को जानकारी भी नहीं है। कुछ चिन्हित लोग इस तरह से मतलब न्यूसेंस क्रिएट कराया गया उन लोगों के द्वारा और आज इस इलाके के लिए काफ़ी नुकसान हो गया क्योंकि देश के भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 26 अगस्त को प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं की आलोचना की है। श्री भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सरकारी प्रतिष्ठानों और सरकारी संपत्तियों को देश के उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को देने की साजिश कर रही है।
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य कर्मियों को भी हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अगर राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 25% को पार कर जाए तो हाउस रेंट अलाउंस की दर को 9 से 27% तक बढ़ाया जाएगा। बढ़ा हुआ HRA 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 को भी मंजूरी प्रदान की है। झारखंड खिलाड़ी सीधी भर्ती योजना और राज्य में ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद ने डाल्टनगंज पांकी रोड के लिए 31 करोड़ की राशि को भी स्वीकृति प्रदान की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीबों को बड़ी राहत दी है। 2.5 लाख परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। गिरिडीह में इस योजना का लाभ ले रहे लोगों ने सरकारी प्रयास को समय की जरूरत बताया। कोरोना के कारण देश में उत्पन्न विषम परिस्थिति को लेकर गरीबों को भूख से बचाने के सरकारी प्रयास को लोग समय की मांग बता रहे हैं। गिरिडीह के लोग प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना को लेकर प्रधानमंत्री का आभार जताते नहीं थक रहे। मोहली चुआ की रहने वाली गीता देवी कहती हैं कि कोविड के कारण सब कुछ बंद है, काम कहीं है नहीं। भारत सरकार ने गरीबों को बड़ी मदद की है। सरकार ने अगर मदद नहीं दी हो भूखे मर जाते। कोरोना में भी काम तो नहीं चल रहा, लेकिन सरकार द्वारा से बहुत मदद मिल जा रहा है पब्लिक को। कोरोना काल में मई से हम लोग का राशन फ्री मिल रहा है। 5 किलो राशन प्रति महीना मिलता है, इससे बहुत मदद हुआ है। कोरोना काल में मिल रहा है सरकार को तरफ से, इसलिए धन्यवाद सरकार। जेवा परवीन कहती हैं कि मोदी सरकार ने 5 किलोग्राम चावल और गेहूं देकर मदद की है। सरकार इस प्रयास के लिए शुक्रिया का हकदार है। मोसमत लीला देवी को भी सरकारी मदद ने काफी राहत पहुंचाई है। हम लोग को बहुत मदद है सरकार से। 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं हम लोग को सरकार को थैंक यू बोलना चाहते हैं। हम लोग सरकार तरफ से 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल मिल रहा है। जो राशन मिल रहा है सरकार द्वारा से, और हम लोग घर से सब घर चला रहे हैं। वार्ड नंबर 6 के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार इंद्रजीत चक्रवर्ती कहते हैं कि सरकार के द्वारा भेजे गए चावल और गेहूं को हम लोग समय पर लाभुकों को उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे मई महीना से राशन मिल रही है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो हम लोगों ने ये कोरोना काल में सभी ग्राहकों को सही समय से उपलब्ध करा रहे हैं। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा का कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अलावे पीएम केयर्स के तहत जिले के 2.5 लाख परिवारों को अनाज उपलब्ध करा रहा है। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की सतत निगरानी की जा रही है ताकि गरीबों को नवंबर तक अनाज निर्बाध रूप से मिलता रहे। 9 से जिले के कुल 2.5 लाख परिवार अनाज प्राप्त कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जितने भी परिवार हैं उन्हें बिना किसी रुकावट के यह दोनों प्रकार के अनाज ससमय प्राप्त होते रहें। कोरोना काल ने लोगों की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया है। खासकर इस दौरान गरीबों की हालत बेहद दयनीय हो गई। ऐसे में प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना लोगों के लिए इस संकट में बड़ा सहारा बना है। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। धनबाद के उपायुक्त जनता की समस्याओं से रूबरू हुए और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। जनता दरबार में अग्नि एवं भूदसान क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए विशेष कैंप लगाने और सरकारी भूमि पर सामुदायिक भवन बनाने का भी कई लोगों ने उपायुक्त से अनुरोध किया। टुंडी से आई एक बुजुर्ग महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी कर रहे पोते द्वारा देखभाल नहीं करने की शिकायत भी उपायुक्त से की। कई फरियादियों ने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलने की भी शिकायत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी दीपिका कुमारी एवं अतनु दास ने मुलाकात की। दीपिका कुमारी एवं अतनु दास ने मुख्यमंत्री के समक्ष विगत दिनों आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक के अनुभवों को साझा किया। इन दोनों तीरंदाजी खिलाड़ियों ने राज्य सरकार द्वारा खेल प्रतिभाओं को मिल रहे सहयोग के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीरंदाजी खिलाड़ी दीपिका कुमारी एवं अतनु दास के टोक्यो ओलंपिक में उनकी बेहतर प्रदर्शन की सराहना की। ओलंपिक खेल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का अपने गृहनगर खूंटी और सिमडेगा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान खूंटी और सिमडेगा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जिले की शान इन खिलाड़ियों का ढोल और नगाड़ों के साथ स्वागत किया।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में फिट इंडिया रन 2 का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज चाईबासा के कई गांवों में लोगों ने फिट इंडिया रन के तहत आयोजित रन में भाग लिया। तालिबान की दहशत के बीच काबुल में फंसे बोकारो के बेरमो कोयलांचल निवासी बबलू सरकार के प्रयास के बाद अपने घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचने पर बैंड बाजा और फूल मालाओं के साथ बबलू का स्वागत किया गया। इस दौरान बबलू और बबलू के परिवार वालों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। तालिबान की दहशत के बीच काबुल से सही सलामत घर वापसी पर बबलू का लोगों ने बैंड बाजा और फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान बबलू ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि केंद्र सरकार के कारण आज जिंदा अपने घर लौटे हैं और अपने परिवार से मिल सके। भारत सरकार और झारखंड सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और हमारे मीडिया भाई को और हमारे सारे जनता को, इंडिया की जनता को बहुत बहुत मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि हमें इंडिया बुलाने में हमको सहयोग किए। बबलू के घर पहुंचने के बाद परिजनों और बबलू की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। बबलू का अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचने का सफर बेहद भयावह रहा। बबलू ने बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर गोलियों की गूंज ने उनकी घर वापसी की उम्मीदों को भी धुंधला कर दिया था। बड़ा खुश हैं जी, वहाँ का मंजर बहुत खराब था, जो कि हम लोग इंडियन के लिए तो खराब ही है। जब वहाँ का जो अफगानी लोग थे वो तालिबान के डर से भाग रहे थे और सोच रहे थे कि हम अफगानिस्तान छोड़ के यहाँ से चले जाएं। बबलू की पत्नी लाखो देवी अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थी। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि सरकार की पहल ही वे अपने पति से मिल पाई हैं। भारत सरकार से यही विनती करते हैं, बड़ी साथ दिए और मोदी सरकार, पूरे मीडिया भाई लोग सब दिए साथ। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बाद वहां रह रहे लोगों का पलायन बड़े स्तर पर हो रहा है। लोग अपना कारोबार, व्यापार और काम छोड़ किसी तरह अपने अपने वतन वापस होने में लगे हुए हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। रांची के विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास के माध्यम से रांची शहर में अब तक हजारों लोगों को पक्का मकान मिल गया है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए विवश थे। देखिए, रांची विधानसभा अंतर्गत ही नहीं, सिर्फ प्रत्येक शहरी क्षेत्र के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के लिए बड़ा ही बेहतर आवासीय योजना है, जिसके कारण जो लोग खपड़ेल मकान में रहते थे वैसे लोगों को पक्का आवास मिल रहा है। निश्चित रूप से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ये दूरदर्शी योजना की जितनी भी बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज निर्वाचन कार्य से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। इससे पहले मतगणना केंद्र सेक्टर 8 स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया और विभिन्न कमरों का जायजा लिया। उन्होंने बेरमो, कसमार, जरीडीह, गोमिया और पेटरवार प्रखंड के अलावा नावाडीह तथा चंद्रपुरा प्रखंड के प्रस्तावित वज्रगृह एवं मतगणना केंद्रों से जुड़े विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून कमजोर पड़ गया है। यह स्थिति अगले 1 सप्ताह तक बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 28 अगस्त तक राज्य में मानसून के कमजोर रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव हो सकता है। हालांकि कल शाम राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800 11 78
00 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संथाली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संथाली समाचार पत्र में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। उन्नति है सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार खबर झारखंड रे आपे आतंक दराम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देवघर एम्स में आज से ओपीडी सेवा शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की ओपीडी सेवा की शुरुआत। कोविड-19 टीकाकरण के लिए व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत। व्हाट्सएप के जरिए टीकाकरण स्लॉट की हो सकती है बुकिंग। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार के अनुरूप राज्य कर्मियों को भी मिलेगा HRA का लाभ। और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी दीपिका कुमारी और अतनु दास ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हमारी कोशिश यह रहती है कि कानून के बारे में जो परेशानियां हैं, जो नुक्ते हैं, उस पर कम, जिससे आपका हक मिल सके उस पर ज़्यादा जोर दे करके आपको बताएं, आपको समझाएं, ताकि आप अपने भी जहां लगता है कि आपको अब न्याय इन कारणों से नहीं मिल सकता है, वहां न्याय मिलने का दरवाज़ा कैसे खुलता है जहां दरवाजे बंद हो गए हों। पिछले 5-6 सालों से हम आपके साथ रूबरू हैं और हर बार हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको उन तमाम योजनाओं पर, उन तमाम मुद्दों पर जिस पर विधिक सेवा प्राधिकार काम कर रहा है उसके बारे में बताएं, ताकि आपको लगे कि आप भी न्याय पाने के हकदार अगर हैं तो न्याय पा सकते हैं, इसमें पैसा बाधा नहीं है। हमारे देश में या पूरी दुनिया में माना जाता है कि लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और सबसे ज़्यादा पीड़ित, सबसे ज़्यादा न्याय नहीं मिलने की शिकार महिलाएं ही हैं। महिलाओं के अधिकार क्या है और महिलाओं के लिए विधिक सेवा प्राधिकारों में क्या व्यवस्था है, क्या उपबंध है, क्या प्रबंध है, आज इन्हीं मुद्दों पर कानून की